ट्रांसफरिंग साइड या स्विच साइड। इस विधि द्वारा वी चलते समय आसानी से अपने चलने की दिशा को लेफ्ट टू राइट या अपोजिट चेंज कर सकता है। माना कि यदि वी दृष्टिवान मार्गदर्शक के लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड से पकड़कर चल रहा है, तब वह अपने लेफ्ट हैंड से मार्गदर्शक के लेफ्ट हैंड को कुहनी की ऊपर पकड़ेगा। तत्पश्चात अपने राइट हैंड को छोड़कर मार्गदर्शक की पीठ के सहारे से उसके मार्गदर्शक जो है उसके राइट हैंड को पकड़ लेगा कुहनी के पीछे, कुहनी के ऊपर। फिर वी अपने लेफ्ट हैंड से मार्गदर्शक को हाथ छोड़ते हुए मार्गदर्शक के राइट हैंड को कुहनी के ऊपर पकड़ लेगा। तत्पश्चात वह अपने राइट हैंड को मुक्त कर इस प्रकार से अपनी दिशा को परिवर्तित कर सकेगा। दृष्टिवान मार्गदर्शक दरवाज़ा खोलना। तो कैसे होता है? दृष्टिवान मार्गदर्शक की इस प्रक्रिया से हम यह ध्यान रखना है, क्या रखना है कि वी उसी दिशा में खड़ा हो जिस ओर से दरवाज़ा खुलता है। सर्वप्रथम दृष्टिवान मार्गदर्शक फ्री हैंड से दरवाज़ा के हैंडल को पकड़ता है तथा थोड़ा खोलने के पश्चात वह उस हाथ से जिसे वी पकड़े है उसे वी के फ्री हैंड को पकड़कर दरवाजे के हैंडल को पकड़ा देता है तथा स्वयं दरवाजे को छोड़ देता है। अब वी दरवाजे को खोलता है तथा पहले मार्गदर्शक, तत्पश्चात वी दरवाज़ा पार कर लेता है तथा अंत में वी दरवाज़ा को बंद कर देता है। अब नेक्स्ट आता है दृष्टिवान मार्गदर्शक द्वारा सीढ़ियों पर चढ़ना व उतरना। सबसे पहले सीढ़ियों पर चढ़ना। सीढ़ियों पर कैसे चढ़ना होता है? सीढ़ियाँ चढ़ने हेतु दृष्टिवान मौखिक निर्देशों का उपयोग कर सकता है अथवा यदि सीढ़ियों पर रेलिंग की व्यवस्था है तो मार्गदर्शक वी का हाथ पकड़कर रेलिंग पर रख देगा, जिससे कि वी को ज्ञात हो जाएगा कि आगे सीढ़ियाँ हैं तथा वे किस ओर, मतलब ऊपर या नीचे जाती है। किंतु यदि रेलिंग की व्यवस्था नहीं है तो उस स्थिति में सीढ़ी आने पर मार्गदर्शक कुछ सेकंड, 2 या 3 सेकंड का विराम लेगा, जिससे वी को ज्ञात हो सके कि आगे मार्ग में कोई परिवर्तन है। वी मतलब दृष्टिबाधित। अब मार्गदर्शक पहली सीढ़ी को चढ़ता है, जिससे कि वी को मार्गदर्शक की बॉडी मूवमेंट और जर्क से यह ज्ञात हो जाता है कि आगे सीढ़ियां हैं और वे ऊपर की ओर जाती है। इस प्रकार दृष्टिबाधित आगे वह आसानी से सीढ़ियां चढ़ जाएगा। अब सीढ़ियां उतरना। सीढ़ियां उतरना क्या है? सीढ़ियों के उतरने के समय भी पूर्व में बताई गई सीढ़ियां चढ़ने में जो सावधानियां और मेथड का प्रयोग किया गया है उन्हीं के सहायता से इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। अब आते हैं ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, साउंड लोकलाइजेशन, ध्वनि का स्थान निर्धारण। साउंड लोकलाइजेशन, ध्वनि का स्थान निर्धारण। किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति द्वारा ध्वनि के उद्गम स्थान तथा ध्वनि से संबंधित जानकारी, जैसे ध्वनि कहाँ से, किस ओर से आ रही है, कितनी दूरी से आ रही है, इन सभी का पता लगाना साउंड लोकलाइजेशन कहलाता है। साउंड डिस्क्रिमिनेशन, ध्वनि का विभेदीकरण। ध्वनि का विभेदीकरण किसी व्यक्ति अथवा दृष्टि दिव्यांग द्वारा विभिन्न ध्वनियों में अंतर करना ध्वनि विभेदीकरण कहलाता है। जैसे विभिन्न वाहनों की ध्वनियाँ में अंतर होता है, विभिन्न जानवरों, चिड़ियों की आवाज़ों में अंतर करना। साउंड शैडो। साउंड शैडो क्या होता है? वातावरण में जब कोई, साउंड शैडो क्या होता है? वातावरण में जब कोई तेज ध्वनि अपने से धीमी ध्वनि को दबा देती है तो इसे ही साउंड शैडो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? सड़क पर चलने वाले बड़े वाहन
छोटे वाहनों की आवाज़ को दबा देते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल, फ़ोन पर बात करते समय किसी अन्य भारी आवाज़ के कारण फ़ोन पर बात सुनाई नहीं देता। अब इको लोकेशन, जहाँ इको लोकेशन क्या है? प्रतिध्वनि। ध्वनि का किसी खाली कमरे अथवा अन्य कहीं स्थानों से गूंजना अथवा ध्वनि का पुनः लौटकर सुनाई देना ही प्रतिध्वनि कहलाता है। साउंड मास्किंग। साउंड मास्किंग क्या होता है? इसका अर्थ होता है कन्फ्यूज़न या भ्रम। जब कोई सारी आवाज़ें एक साथ सुनाई देती हैं तो उनमें अंतर कर पाना कठिन हो जाता है तथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे ही साउंड मास्किंग कहते हैं। साउंड मास्किंग जो 5वां नंबर है। अब हम जानेंगे सतहों का स्पर्शपूर्ण अनुभव या अन्वेषण। टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन ऑफ सरफेस। क्या है एक्सप्लेनेशन? अभिप्राय। सतहों के स्पर्शीय अनुभव से तात्पर्य है किसी दृष्टि दिव्यांग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के स्पर्श द्वारा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने से ही, जिससे कि दृष्टि दिव्यांग को वस्तु की प्रकृति, स्पर्श आदि का ज्ञान हो सके और उसे पहचानने में आसानी हो। मेथड ऑफ क्या होता है? मेथड ऑफ एक्सप्लोर टेक्टाइल सरफेस फॉर विजुअली इम्पायर्ड पर्सन। दृष्टि दिव्यांग जनों को स्पर्शीय अनुभव प्रदान करते हेतु जितना संभव हो आसपास की वस्तुएं, कपड़े, फलों, पत्तियों, दीवारों आदि तथा अन्य सतहों को प्रत्यक्ष स्पर्श कराना चाहिए तथा एक समान गुण वाली परंतु भिन्न स्पर्श सतहों वाली वस्तुओं के स्पर्श का ज्ञान देने हेतु हमें टेक्टाइल किट का भी निर्माण कर सकते हैं। टेक्टाइल किट का भी निर्माण कर सकते हैं हम। ठीक। अब गति बोधक इंद्रियां। यूज ऑफ कैनेथिस। इसका क्या है अभिप्राय? गतिबोधक का अर्थ होता है, क्या होता है? गति का बोध कराने वाली मानव अर्थात हम सभी मूलतः अपनी ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्वाद, त्वचा के माध्यम से वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु सामान्यतः गतिबोधक इंद्रियों को छठी इंद्रिय के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हमारे शरीर में इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान सूचना प्राप्त करने हेतु प्रायः हड्डियाँ तथा जोड़ उत्तरदायी होते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार के दबाव, खिंचाव अथवा किसी परिवर्तन के द्वारा हमें अपनी गति, बाह्य वातावरण की जानकारी प्राप्त होती है। गतिबोधक इंद्रियों के महत्व एवं लाभ। अनुसूची ज्ञान तथा चलिशूलता के कुशलतापूर्वक संचालन हेतु गतिबोधक इंद्रियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गतिबोधक इंद्रिय के माध्यम से मार्ग में आने वाले ब्रेकर, ढाल, ऊंचाई, नीचा, मोड़ आदि दिशाओं का ज्ञान किया जा सकता है। इस इंद्रियों की सहायता से एक दृष्टि दिव्यांग अपने मार्ग में आने वाले ब्रेकर, मोड़ आदि को क्लू या लैंडमार्क के रूप में प्रयोग कर वह अपने मार्ग को पहचान तथा अपने गंतव्य के मार्ग में किसी स्थान पर है इसकी भी पहचान कर सकता है। स्क्वायरिंग ऑफ से क्या तात्पर्य है? स्क्वायरिंग ऑफ से यह तात्पर्य है वह विधि जिसके अंतर्गत कोई दृष्टि बाधित व्यक्ति किसी लैंडमार्क की सहायता से एक सीधी रेखा से चलने हेतु दिशा निर्धारण करता है, स्क्वायरिंग ऑफ कहलाती है। प्रयोग विधि देखते हैं। प्रयोग विधि, इस विधि में सदैव किसी लैंडमार्क का प्रयोग करते हैं। अब लैंडमार्क एक दीवार है तो हमें अपनी दोनों एड़ी को मिलाकर दीवार से स्पर्श कराएंगे तथा कंधे को दोनों भागों को दीवार से स्पर्श कराएंगे। मुंह
तथा पंजे सदैव उसी दिशा में रहेंगे जिधर हमें जाना है, जिधर हमें चलना या जाना है। इस प्रकार हम चलना प्रारंभ करेंगे। सावधानियाँ क्या क्या इसमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी होती है? लैंडमार्क सदैव समतल होना चाहिए। गोल लैंडमार्क का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता। तीसरा क्या है? यदि स्क्वायरिंग ऑफ का प्रयोग करते हैं समय दृष्टि दिव्यांग के पास छड़ी है तो उसे पेंसिल ग्रिप से पकड़ लेना चाहिए। हाइजेनिक ब्रशिंग तो हाइजेनिक ब्रशिंग में क्या होता है? सबसे पहले ओरिएंटेशन देंगे। इसका ओरिएंटेशन में सर्वप्रथम बालक को ब्रशिंग में ब्रश करने के स्थान, ब्रश कहाँ है, नल कहाँ है, मग कहाँ है तथा बाल्टी कहाँ है आदि हम बालक को ब्रश तथा पेस्ट का ओरिएंटेशन कराएंगे। मोबिलिटी, बालक को ब्रश कराने के स्थान तक मोबिलिटी का प्रशिक्षण देंगे। तीसरा क्या है? स्पेशल ब्रश, दृष्टि बाधित बालक हेतु विशिष्ट आकृति के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह अपने ब्रश को आसानी से पहचान सके अथवा ब्रश के नीचे कोई क्लू लगाकर भी उसे विशिष्ट बना सकता है। प्रयोग विधि, अब इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रयोग विधि क्या है इसका? सर्वप्रथम बालक को ब्रश को उचित प्रकार से दाएं हाथ से पकड़ना सिखाएं। दूसरा है उस ब्रश को धोना सिखाएं। अब ब्रश को दाईं ओर निश्चित स्थान पर रख दें तथा दाएं हाथ से पेस्ट उठाकर फिर बाएं हाथ से पेस्ट उठाकर पेस्ट पकड़कर दाएं हाथ से पेस्ट के ढक्कन को उंगलियों से खोलना सिखाएं। तत्पश्चात ढक्कन को दाएं ओर निश्चित स्थान पर रख दें। अब दाएं हाथ से ब्रश उठाकर हाथ बदल लें। चौथा और पांचवा क्या है? पेस्ट लगाना। पेस्ट लगाने के लिए सर्वप्रथम ब्रश को बाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि जितनी तर्जनी ब्रसल्स के साइड में लगी हो जिससे ज्ञात हो सके पेस्ट कहाँ से और कितना लगा है। अब दाएं हाथ के अंगूठे से पेस्ट को दबाकर ब्रसल्स पर लगा लेंगे। छठा क्या? अब ब्रश को सुनिश्चित स्थान पर रख देंगे तथा पेस्ट के ढक्कन को उठाकर बंद कर देंगे तथा पेस्ट को उसके स्थान पर रख देंगे। सातवां क्या है? ब्रश को दांतों पर अच्छी तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाना सिखाएंगे। आठवां क्या है? बालक को बताएंगे कि झाग को थूकना है या निगलना नहीं। नौवां क्या है? ब्रश को अच्छी तरह से धोना सिखाएंगे। कुल्ला करना सिखाएंगे तथा बताएंगे 10वां में कि कुल्ला तब तक करना है जब तक कि पेस्ट का टेस्ट न चला जाए। 11वां क्या? अंत में बालक को मुंह धोना तथा पोंछना बताएंगे। नोट क्या है? नोट इन प्रक्रियाओं को कई चरणों में तोड़कर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तथा ब्रश की क्रियाओं को पहले बिना पेस्ट के कराना सिखाएंगे फिर पेस्ट लगाकर। अब होता है बाथिंग। बाथिंग में सबसे पहले क्या कराएंगे? ओरिएंटेशन कराएंगे। बाथिंग में क्या करेंगे? ओरिएंटेशन। बालक को बाथरूम तक जाने के मार्ग का ओरिएंटेशन कराएंगे। दूसरा क्या है? बाथरूम का ओरिएंटेशन कराएंगे। फिर नल, बाल्टी, मग, साबुन, शैम्पू आदि इत्यादि कहाँ पर रखे जाते हैं। नहाने, तीसरा क्या है? नहाने के प्रयोग में होने वाली वस्तुओं, मग, बाल्टी, साबुन शैम्पू, नल चालू तथा बंद होता है कैसे नल आदि का। फिर मोबिलिटी कराएंगे। मोबिलिटी में क्या होगा? बाथरूम तक आने जाने हेतु मोबिलिटी स्किल सिखाएंगे। प्रयोग विधि, सर्वप्रथम शरीर क्या है? प्रयोग विधि सर्वप्रथम शरीर को अच्छे से भिगोना है। शैम्पू से बाल धोना है। ठीक, पूरे शरीर पर अच्छे से साबुन लगनी तथा फिर सुनिश्चित करना है कि साबुन पूरी तरह साफ हो गई है, कहीं लगी तो नहीं। सावधानियाँ, इसमें सावधानियाँ क्या रखनी है? सावधानियाँ इस बात का ध्यान रखना है कि साबुन या शैम्पू आँख में न लग जाए। ठीक। दूसरा, उठते समय नल से बचाव के लिए प्रोटेक्टिव टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। वस्तुओं को उपयोग
के पश्चात सुनिश्चित स्थान पर ही रखें। अब है वॉशिंग हैंड्स, हाथ को कैसे धोते हैं। ओरिएंटेशन कराएं, किसका ओरिएंटेशन कराएं? बालक को बाथरूम या वॉश बेसिन तक आने जाने के मार्ग का ओरिएंटेशन कराएं। हाथ धोने में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं, साबुन, नहाने वाली या कपड़ा धोने वाली, हैंड वॉश, नल आदि का ओरिएंटेशन कराएं। मोबिलिटी क्या कराएं? मोबिलिटी, हाथ धोने के स्थान तक आने जाने हेतु मोबिलिटी सिखाएं। विधि क्या है? बालक को हाथ धोने के स्टेप, चरणों से अवगत कराएं। हथेली को, पहला क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। हथेलियों को आपस में रगड़कर साफ करना, नाखून को हथेलियों पर रगड़कर साफ करना, हथेलियों के पीछे भाग को साफ करना, एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच वाले भाग को साफ करना, कलाइयों को रगड़कर साफ करना, अंगूठे व उंगलियों के बीच के भाग को साफ करना। ये है फर्स्ट सेमेस्टर का ओरिएंटेशन मोबिलिटी की फाइल। और आपको ये अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे ही इस प्रकार वीडियो आते रहेंगे। और आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हमारे कंटेंट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।